न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की मेंस टीमों के बीच चल रही 5 टी20 मैचेस की सीरीज जिसमें 4 मुकाबले ओवरऑल हो चुके हैं और उन 4 मुकाबलों में 2 मैचेस जीती है न्यूजीलैंड की टीम, 2 मैचेस जीती है साउथ अफ्रीकन टीम और सीरीज फिलहाल 2-2 से बराबरी पर है। और ये 5वां और आखिरी टी20 में जो कि इस सीरीज का भी एक फाइनल मुकाबला होने वाला है। तो ऐसे प्रेशर सिचुएशन में जबकि माना जाता है कि दोनों ही टीमें दुनिया के सबसे बड़ी चोकर्स में से एक हैं, तो आज के इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है और सीरीज को अपने नाम करने वाली है, दोनों टीमों की जो वीकनेसेस रही हैं इस पूरे सीरीज के दौरान जो हमको देखने को मिली वो क्या रही हैं उसको भी समझेंगे और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है दोनों टीमों की उसको समझते हुए आज के इस मैच की कैसी फैंटेसी टीम बननी चाहिए, दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में आने चाहिए, चाहे वो सेफ प्लेयर हो चाहे डिफरेंशियल, सब कुछ इस वीडियो के अंदर समझेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हम पिच रिपोर्ट से। मैदान होगा हेगली ओल्ड क्राइस्टचर्च का और दिन होगा 25 मार्च के 11:45 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पर जब यह मैच स्टार्ट होगा हेगली ओल्ड क्राइस्टचर्च के मैदान पर। तो ऑलरेडी ये जो मैदान है फेमस है अपने उस तरीके की पिच की नेचर की वजह से जहां पर हरी घास छोड़ी जाती है, साथ ही साथ शुरुआत में पहले ओवर से लेकर के छठे ओवर तक पहली इनिंग की बॉलिंग में खास करके तेज गेंदबाजों को जहां पर अच्छी खासी हेल्प मिलती है। और आगे जब आप इस वीडियो के अंदर वेन्यू के नंबर्स देखेंगे ना जो तेज गेंदबाज होते हैं उनके, तो वहीं पर आपको काफी हद तक इस पिच के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये पिच कैसी होती है जनरली। लेकिन ओवरऑल आखिरी जो 5 मुकाबले यहां पर खेले गए, अगर आप उसके स्कोर कार्ड देखें तो यहां पर 171 का स्कोर चेज हुआ है, 178 का स्कोर डिफेंड हुआ है, 216 का स्कोर डिफेंड तो हुआ है लेकिन सामने वाली टीम ने भी 199 रन बना दिए हैं और 106 का स्कोर यहां पर काफी आसानी से चेंज हो गया है, जहां पर पावर प्ले के अंदर ही 40 के स्कोर पर 4 विकेटें गिरी हैं। और जो ऐसे काफी वेरिएशन वाले आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ना स्कोर कार्ड के अंदर कि हाई स्कोरिंग गेम्स भी हैं तो लो स्कोरिंग गेम्स भी देखने को मिले हैं, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में। उसका रीजन है कि यहां पर जनरली जैसा मैंने आपको बताया भी कुछ देर पहले ना कि हरी घास छोड़ी जाती है, पिच के ऊपर ग्रीनरी होती है, वो ज्यादातर वनडे मैचेस में या टेस्ट मैचेस में होता है और कभी कभार टी20 मैचेस में देखने को मिलता है, वरना टी20 मैचेस में जनरली वो घास हटा दी जाती है और पूरी तरह से फ्लैट बैटिंग ट्रैक देखने को मिलती है। और इन आखिरी 4 मैचेस में अगर आप देखें तो स्पिन को केवल 6 विकेटें और पेस को जो 37 विकेटें मिली हैं, 20 विकेटें पहली इनिंग में, 17 विकेटें सेकंड इनिंग में। ये नंबर्स भी काफ़ी हैं आपको बताने के लिए कि क्यों यहाँ पर पेसर्स काफ़ी सफल रहे हैं हमेशा से। और इसी वजह से आज के इस मैच में ना सिर्फ बल्लेबाजी आक्रमण जो दोनों टीमों की तरफ से होगा और स्पेसिफिकली बॉलिंग जो बॉलर पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करते हैं तेज गेंदबाज के तौर पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप पावर प्ले के स्कोरिंग देखें ना तो यहाँ पर अभी तक के जो आखिरी के 4 मैचेस हैं उसमें से 3 ऐसे मैचेस तो कम से कम गए हैं जहां पर पहली इनिंग का पावर प्ले टॉप ऑर्डर के बैटर्स के लिए बहुत ही मुश्किल रहा है, भले वो हाई स्कोरिंग गेम रहा हो। तो यहां पर मिडिल ऑर्डर के बैटर्स किसी भी तरह से आज के इस मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तेज गेंदबाज तो रहेंगे ही। और ओवरऑल इस मैदान पर जो टोटल 13 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं उसमें से 8 बार जो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है वो काफी हद तक क्लियर कर देती है कि जो टीम आज भी टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग ही करना प्रेफर करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर टॉस के बाद हम फाइनलाइज जो चीज़ें देखेंगे कि एक्चुअली पिच है कैसी, फ्लैट है या तेज गेंदबाजों के यहाँ पर मदद मिलने वाली है और वेदर कैसा है वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपडेट कर दूंगा टॉस के बाद और उसी बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है लिंक आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का मिल जाएगा, जाइए क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल देखिए जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर खेली थी पिछले वाले मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से, जो कि निश्चित तौर पर आपके सामने है। कटिंग क्लार्क ने ओपन किया था और बाकी टीम रॉबिन्सन, डैन क्लीवर और बाकी के बैटर्स आए थे और बाकी ये इनके बॉलर्स रहे थे और बेंच पर बैठे थे पिछले वाले मैच में ये 3 प्लेयर जिसमें जेडन लेनॉक्स और साथ ही साथ नेथन स्मिथ अभी तक इस सीरीज में एक भी मैच नहीं खेले हैं। टॉम लैथम जो जनरली टीम के कप्तान के तौर पर खेल रहे हैं पिछले मैच में रेस्ट कर गए थे और उम्मीद है कि आज वापस आएंगे टीम के अंदर। और पिछले मैच में जो बॉलिंग हुई थी काफ़ी शानदार तरीके की वो ये इन 5 बॉलरों ने करी थी न्यूजीलैंड की तरफ से। कुल टोटल 5 बॉलरों ने पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करी थी जिसमें निश्चित तौर पर काइल जेमिसन, जैकरी फूक्स और बेन सीयर्स ऐसे 3 बॉलर हैं जो पूरे पावर प्ले के पहले 6 ओवर में और बाकी आखिरी के 5 ओवर डेथ के जो होते हैं उसमें आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। एक आध ओवर में आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए जिमी नीसम भी दिखाई पड़ जाएंगे, वरना बाकी जो बॉलर हैं वो आपको मिडिल ओवर्स में दिखाई पड़ेंगे। बाकी किस किस ओवर में आकर के किसने बॉलिंग करी उसका डेटा तो आप यहाँ पर देख ही पाएंगे। और पिच को रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो आपको ने बताया था कि कौन से पेसर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं वो भी निश्चित तौर पर जरूरी तौर पर कौन हो सकता है वो भी आप समझ चुके होंगे। करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के तो वो भी आपके सामने हैं, वो वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी जैसे कटिंग क्लार्क हो गए उनका टी20 क्रिकेट में क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आप जरूर देख लीजिए। जेडन लेनॉक्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आप जरूर देख लीजिए। नेथन स्मिथ जो कि स्विंग बॉलर हैं बेसिकली इस पिच पर बहुत ही कमाल के ऑप्शन हो सकते हैं, इनके क्या आंकड़े हैं टोटल टी20 डोमेस्टिक करियर में वो भी आप देख करके रखिए। तो आपको निश्चित तौर पर एक मैपिंग हुई रहेगी ब्रेन के अंदर कि अगर कोई बेंच पर से भी प्लेयर खेल
खेल जाए, चाहे वो नेथन स्मिथ हो चाहे जेडन लेनॉक्स हो, तो इनको हमको टीम में लेकर के जाना है या नहीं जाना है, जिसमें से नेथन स्मिथ की इंपॉर्टेंस आपको मैंने ऑलरेडी बता दी। इवन जेडन लेनॉक्स के बारे में भी आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आगे जानेंगे, इन दोनों का रिसेंट फॉर्म तो आप देखेंगे ही, और बाकी जो प्लेयर इस सीरीज के अंदर खेले हैं नहीं खेले हैं उनका रिसेंट फॉर्म कैसा रहा। 4 मुकाबले तो हो चुके हैं सीरीज के अंदर, वो नंबर्स आप यहाँ पर देखेंगे, जिसको देखते हुए आप समझ में पाएंगे कि टिम रॉबिन्सन पहले 3 मैचेस में तो चले नहीं, लेकिन पिछले मैच 32 रन बनाए। और एक चीज़ कम से कम देखने को मिली है कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी है फॉर्म इनका बेहतर होता चला गया है, और पिछले मैच भी 32 रन बनाए, जबकि कटिंग क्लार्क कुछ खास कर नहीं पाए, ना सिर्फ पिछले मैच में, इसके पहले का भी फॉर्म इनका काफ़ी खराब था। डैन क्लीवर जो कि इसके पहले ऑलरेडी डोमेस्टिक मैचेस बहुत अच्छा खेल करके आए थे, पिछले मैच भी 26 रन की एक अच्छी पारी खेली। बाकी निक केली हो गए, बेवन जैकब्स हो गए, और इवन जिमी नीशम, जिनके बल्ले से नंबर्स अगर आप देखें ना तो कुछ खास अच्छे आए नहीं है, लेकिन इनकी जो राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग है, और प्लस जो कि पिछले मैच पर टॉम लेथम नहीं खेले थे तो इन्होंने कप्तानी भी करी थी, तो निश्चित तौर पर प्लेयर तो इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के, और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं। इस वजह से नंबर्स भले इनको निश्चित तौर पर फेवर ना करें, लेकिन ये हमारी टीम में स्मॉल लीग के प्लेयर के तौर पर निश्चित तौर पर होने चाहिए, टिम रॉबिन्सन और साथ ही साथ यहाँ पर डैन क्लीवर के ही साथ। और उसके बाद बात करें तो कॉल मैकोंकी आते हैं, जो कि अपने ऑफ स्पिन बॉलिंग 3 से 4 ओवर पूरी करके देंगे, और बॉलिंग करते हुए काफ़ी बढ़िया बॉलिंग अभी तक करी भी है। साथ ही साथ इनकी बैटिंग जो उतनी मजबूत दिखाई नहीं पड़ती, तो इनकी बल्लेबाजी आने के भी चांसेस पूरे होते हैं, तो एक बहुत ही फेवरेबल ऑप्शन बन जाते हैं आपके लिए, जो कि सीधे टीम में आप उनको लेके जा सकते हैं। जोश क्लार्कसन निश्चित तौर पर अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बैटिंग में इतना नीचे आते हैं कि वो रोल इनका इंपॉर्टेंट बन नहीं पाता। बाकी जैकरी फूक्स के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, काइल जेमिसन के अभी तक के 4 मैचेस में 5 विकेटें हैं, बेन सीयर्स के अभी तक के 4 मैचेस में 6 विकेटें हैं, जहां से निश्चित तौर पर काइल जेमिसन और बेन सीयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर, चूंकि पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करते हैं तो रहेंगे, लेकिन उसी में अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो निश्चित तौर पर बेन सीयर्स की भी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। और जनरली आपको मैं बता भी चुका हूं कि पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये कुल मिला जुला करके अगर आप देखें ना तो 6 से 7 ऑप्शन तो काफ़ी शानदार तरीके के आपको न्यूजीलैंड की ही तरफ से मिल जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से उतने बेहतर हैं नहीं, वो भी आप यहाँ पर समझ चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन्हीं शानदार ऑप्शंस में से क्या किन्हीं के ऐसे आंकड़े हैं हेड टू हेड में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए खराब रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर देखें तो निश्चित तौर पर टिम रॉबिन्सन के आंकड़े ठीक ठाक हैं, लेकिन डैन क्लीवर के एक मैच में 26 रन ही है, बेवन जैकब्स कुछ खास नहीं कर पाए हैं, जिमी नीशम के आंकड़े ओवरऑल तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन इनकी जो यूटिलिटी है उसकी वजह से काफ़ी शानदार ऑप्शन बन जाते हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ पर कॉल मैकोंकी को भी लेकर के है। जैकरी फूक्स के निश्चित तौर पर 5-4 मैच में केवल 3 विकेट, और इसी वजह से इनको मैंने एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर सजेस्ट किया भी था। बाकी काइल जेमिसन और जिमी नीशम, यहाँ पर बेन सीयर्स के आंकड़े आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आकर के वेन्यू के नंबर्स देखें तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी, जो आपको मैं पिच रिपोर्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि चाहे बेन सीयर्स के आंकड़े देख लें, 4 मैच में 7 विकेटों के साथ, काइल जेमिसन के 17 मैच में 29 विकेटें, और जैकरी फूक्स के 13 मैच में 21 विकेट। ये जो पेसर्स के नंबर्स इस मैदान पर हैं ये बहुत ही इनक्रेडिबल हैं, और वो भी T20 फॉर्मेट में जहाँ 4 ही ओवर मिलते हैं। ऐसे नंबर आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेंगे, और वो भी कई सारे खिलाड़ियों के जो कि तेज गेंदबाजी करते हैं। और ना सिर्फ ये, नेथन स्मिथ के भी 6 मैच में 6 विकेटें हैं, और बाकी जेडन लेनॉक्स के 3 मैच में 6 विकेटें हैं, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। और खास करके अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट तो वैसे जनरली दोनों इनिंग में सभी का अच्छा है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो पहली इनिंग में तो सभी का बेहतरीन है, सेकंड इनिंग में तो किसी किसी का थोड़ा सा खराब भी है स्ट्राइक रेट एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। तो पहली इनिंग में जिस तरीके की हेल्प इस पिच से मिलती है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर एविडेंट हो जाती है, जहाँ पर जिमी नीशम के भी 8 मैच पे 6 विकेटें हैं, तो पेसर्स यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बाकी कॉल मैकोंकी का तो ये अपना होम ग्राउंड भी है, 39 मैच यहाँ पर खेल करके 31 विकेट ले चुके हैं, 787 रन भी बना चुके हैं। और बैटिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर निक केली ने बढ़िया काम किया है, बेवन जैकब्स ने अच्छा खेला है यहाँ पर, इवन टिम रॉबिन्सन के भी आंकड़े काफ़ी बेहतर हैं। तो वैसे भी आपको मैं बैटिंग सेक्शन में किसको लेकर के जाना है ये क्लियर कर चुका हूँ। बाकी पिच को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करते हुए और इन सभी आंकड़ों से उसको लिंक करते हुए क्लैरिटी आपको मैं दे चुका हूँ कि कौन से बॉलर और कब इंपॉर्टेंट होंगे, पिच कैसी हो सकती है, वो भी काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गई। जिसमें वीकनेसेस भी देखने आए अगर आप यहाँ पर न्यूजीलैंड के बैटर्स की, तो वो तो एक निश्चित तौर पर चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो काफ़ी यूजफुल होती है न्यूजीलैंड के बैटर्स के खिलाफ, खास करके जो स्ट्रोक प्लेयर्स है टिम रॉबिन्सन जैसे, कटिंग क्लार्क जैसे, और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स है जिसमें से टिम रॉबिन्सन गिराल्ड कोएटजी पर 31 गेंद पर 45 रन बना करके एक बार पिछले ही मैच में आउट हुए थे। लुथो सिबामला की पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं, जॉर्ज लिंडे पर भी नंबर्स खराब है, इवन केशव महाराज पर भी, ओटनिल बाटमैन पर भी, लेकिन वहीं पर टॉम लेथम और कटिंग क्लार्क, वियन मुल्डर और केशव महाराज पर एक बार सस्ते में आउट हुए हैं। जबकि डैन क्लीवर पिछले वाले मैच में प्रेनलेल सुब्रायन जो उनके ऑफ स्पिन बॉलर हैं उन पर सस्ते में आउट हुए थे। तो बाकी बैटर्स का भी अगर आप ओवरऑल आंकड़ा देखेंगे वीकनेस का या प्लेयर बैटल का, तो एक चीज़ आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कि जो ऐसे बॉलर हैं या तो स्विंग कराते हो, जो है स्लोअर वंस अच्छी करते हो, और स्पिन बॉलर स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, ऐसी बॉलिंग पर इनकी कमजोरियां साफ आपको देखने को मिली है। और वो सारी चीज़ें नंबर्स में भी आपके सामने है, इसको
जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। और बाकी के बैटर्स के भी नंबर्स आपके सामने है, लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ आए। और वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम को आपने समझ ही लिया है कि काफ़ी बेहतर टीम दिखाई पड़ रही है। साउथ अफ्रीकन टीम को देखें, इनका भी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पॉसिबली पिछले मैच भी खेला था, आज भी खेल सकता है, उसको देखते हुए अगर आप बेंच की तरफ आएँ तो ये 3 ऑप्शन है जो फिलहाल बेंच पर बैठे दिखाई पड़े थे लास्ट वाले मैच में। बाकी ये बॉलिंग हुई थी कुल टोटल 6 बॉलर्स के द्वारा, जिसमें लिंडे ने तो केवल पहला ही ओवर किया था, उसके अलावा कोई ओवर उन्होंने किया नहीं। लेकिन बाकी सभी ने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करी, चाहे वो स्पिनर हो चाहे पेसर्स हो, जम के विकेटें निकाली। इवन वीएन मुल्डर भी जो सेकंड सबसे खराब बॉलर थे अगर बात करें जॉर्ज लिंडे के बाद, इन्होंने भी 1 विकेट लिया और 3 ओवर की बॉलिंग करी। बाकी इसके बाद किसने किस ओवर में बॉलिंग किया वो आप जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके करियर के आंकड़े भी देख लीजिए। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म की तरफ आए तो पूरा रीसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो पिछले मैच में तो फिर भी कॉर्नर स्टेरहुइजन ने 57 रन बना दिए। पहले मैच में 45 नाबाद की पारी खेली थी। बाकी रूबिन हरमन ने 28 नाबाद की पारी पिछले मैच में खेली, लेकिन बहुत ही धीमी पारी, हालांकि बहुत तेज खेलने की जरूरत भी नहीं थी, एक छोटा सा स्कोर ये लोग चेज कर रहे थे इनको पहली इनिंग की एक्चुअली। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वीएन मुल्डर भी 2 बार बिना खाता खोले आउट हुए, 1 बार 16 रन बनाए हैं। टोनी दी जॉर्जी भी कुछ खास कर नहीं पाए हैं, लेकिन ग्रेजुअली फॉर्म को गेन कर रहे हैं, ये बात काफ़ी हद तक दिखाई पड़ रही है। और बाकी भी जो बैटर्स हैं वो कुछ खास ऐसे बड़े नंबर, शुरुआत तो सभी लोग बेहतर कर रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन वहीं पर बॉलिंग की बात करें तो जॉर्ज लिंडे को पिछले 2 मैच में विकेट नहीं मिला है, पहले मैच में विकेट मिला था। गिराल्ड क्वेडजी भी अभी तक के 4 मैचेस में खेल करके कुल टोटल अगर आप देखें तो 6 विकेट ले चुके हैं, जबकि केशव महाराज की भी अभी तक के 4 मैचेस में 6 विकेट हैं। प्रेम लाल ने पिछले वाले मैच में 2 विकेट लिया और ओटनील बैट्समैन को भी 3 बार मौका मिला है, 5 विकेट ले चुके हैं। तो एक बात तो कम से कम क्लियर दिखाई पड़ती है रिसेंट फॉर्म को देखने के बाद कि इनकी बैटिंग वो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है, लेकिन बॉलिंग इनका काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसका फायदा इनको मिलता है। और बैटिंग में भी हालांकि एक बात आप कह सकते हैं कि ग्रेजुअली चाहे कॉर्नर स्टेरहुइजन हो, टोनी दी जॉर्जी हो और इयन आप कह सकते हैं रूबिन हरमन, फॉर्म इन लोगों ने गेन किया है, जिसमें से काफ़ी स्टेबल कम से कम कॉर्नर स्टेरहुइजन को आप कह सकते हैं कि दिखाई पड़ रहे हैं। और वीएन मुल्डर अपनी बैटिंग से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग जो ये करके दे रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी यूटिलिटी वाइज बेहतरीन ऑप्शन बन जाते हैं। और बॉलिंग में तो निश्चित तौर पर जैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर गिराल्ड क्वेडजी की, केशव महाराज की और इवन यहाँ पर प्रेनलेल सुब्रैन और साथ ही साथ ओटनील बैट्समैन की रही है, वो निश्चित तौर पर काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन इनको बना देती है। स्पेसिफिकली ऐसी पिच पर अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तब तो पेसर्स को आपको काफ़ी हद तक प्रेफरेंस देना है, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हुई तब निश्चित तौर पर स्पिनर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। बाकी ओवरऑल तो 6 बेस्ट ऑप्शन यहाँ से भी दिखाई पड़ गए। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें तो वो भी आपके सामने हैं, जो कि जनरली इसी सीरीज के ज़्यादातर आंकड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। ज़्यादा अनुभव लेकर के ये प्लेयर आए नहीं थे, केवल रूबिन हरमन और जॉर्ज लिंडे ही ऐसे प्लेयर थे, इवन गिराल्ड क्वेडजी और केशव महाराज, जो इस सीरीज के पहले कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे। तो ज़्यादातर आंकड़े आपको नॉर्मल ही दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद वेन्यू पर तो कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेला नहीं इस मैदान पर, तो वो आंकड़ा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन वीकनेसेस को देखने जाएंगे तो वही एक कॉमन चीज़ जैसे आपने देखी थी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, जिसमें मिचेल सैंटनर जो कि फिलहाल तो अभी सीरीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ इनकी कमजोरियां वो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगी, जिसमें ऑफ स्पिनर कॉल मैकोंकी भी आ जाते हैं और स्विंग कराने वाले बॉलर चाहे वो बेन सीयर्स हो वो भी आपको दिखाई पड़ जाते हैं, इवन जैकरी फूक्स भी। तो निश्चित तौर पर जो स्विंग बॉलर होंगे स्पेसिफिकली अगर डेथ ओवर में भी बॉलिंग कर रहे हैं और स्पिन बॉलर जो होंगे उसमें भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन लेग स्पिनर भी। हालांकि ईस्ट जोड़ी फिलहाल सीरीज से बाहर हो चुके हैं तो कोई लेग स्पिनर तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ तक आते आते अपना कंक्लूजन निकालें तो एक टू द पॉइंट बहुत ही समराइज्ड जो वीडियो आपको मैंने दिया, जिसमें हर वो एक इन्फॉर्मेशन थी जो मोर देन इनफ है एक फैंटेसी टीम बनाने के लिए। उससे ये क्लियर होता है कि भारी तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड की ही टीम दिखाई पड़ रही है बैलेंस के हिसाब से, लेकिन फिर भी टॉस का एक बड़ा रोल होगा, कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके हाथ से मैच निकल सकता है। बाकी जो भी अपडेट्स टॉस को लेकर के, पिच को लेकर के और मेरी अपनी फाइनल टीम को लेकर के होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। बाकी वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो निश्चित तौर पर वैसे भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट वाले लिंक से जल्दी से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।